हेलो एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वेलकम इन टुडेज क्लास। माय नेम इज मुद्दस्सिर अमीन। आई एम प्रेजेंटिंग हियर एमसीक्यू सीरीज रिगार्डिंग पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का जो एमसीक्यू सीरीज रहेगा वो भी रहेगा यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट पे। ओके, तो देखते हैं हमारा टारगेट क्या रहता है। हमारा टारगेट रहता है टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना। ओके, सो ये जो 2 PM का जो क्लास है, एमसीक्यू क्लास, पीवाईक्यूज क्लास रहता है फॉर पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके, सो ये हर एक के लिए है, ठीक है। जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ अचीव करना चाहते हैं, उसको क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए है ये, ठीक है। सो आप इसको मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। ओके, सो सो गाइज, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करो, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आप सब शेयर करो, मैं भी शेयर करता हूँ। वेरी गुड। सो सब शेयर करो। अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर करो सब, ठीक है। यस। देखो, आपको मतलब क्या करना है कि जो भी एमसीक्यू आपके सामने आएगा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे जो भी एमसीक्यू आएगा, आपको सिर्फ खाली 1 मिनट देना है, ठीक है। 1 मिनट में आपको आंसर करना है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, वो बोलते हैं सर आप समझाओ। देखो, मैं समझाता भी हूँ और आप खुद भी समझो, ठीक है। अगर मुझे हिंदी कहीं नहीं आएगा तो आप उस हिंदी में दिया गया होता है तो इसको आप पढ़ लो खुद और आंसर कर लो, बट 1 मिनट में आंसर आना चाहिए, ठीक है। और देखो, आपको एग्जाम में मैं समझने नहीं आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या क्या है, पर एग्जाम में आपको खुद समझना है। तो वो हैबिट बना लो, यानी आप अपना हैबिट बना लो कि जो भी क्वेश्चन है उसको हमें खुद समझना है, ठीक है। यस, सो आई होप सबों ने शेयर किया है। तो थोड़ा सा रुकते हैं और देखते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेट होना चाहिए। वेरी गुड। सब सब शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सब, ठीक है। थोड़ा सा रुकते हैं 1-2 मिनट, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज। वेरी गुड, सब शेयर करो और खुद भी लाइक करो। जो भी जुड़ रहा है वो लाइक करो, ठीक है। और अगर कोई नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, देखो, मतलब एट द पीक आवर्स कहेंगे हम, यानी जो जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो उस वक्त हमें खाली रिविजन करना है और जो भी एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज जहाँ हो रहा है तो उसको हमें अटेंड करना है, ठीक है। और पीवाईक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा या एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। ओके, सो अगर आप ऐसा करोगे उससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यस, सो आप इस क्लास को, जो 2 PM का जो क्लास होता है, 2 बजे का जो क्लास होता है, इसको आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, इससे क्या होता है कि आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस पता होती है कि मुझे कहाँ ज़्यादा मेहनत करने हैं, ठीक है। कहाँ मेरी मिस्टेक्स होती है, ठीक है। किस में मुझे इम्प्रूव करना है, किस टॉपिक में या किस एरिया में मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखो। सो आई होप सबों ने शेयर किया है। सो चलते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज पे। लेट्स बिगिन, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। सो ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। इसको पढ़ो आप और आंसर करो। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? ऑर्गेनिक फूड इज सपोज टू बी बेटर फॉर ह्यूमन हेल्थ एज, यानी ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, वो अच्छा रहता है एक ह्यूमन ह्यूमन के लिए, ठीक है, उसके हेल्थ के लिए, यानी तो हमें यहाँ पे बताना है कि किसके लिए। सो वो रहता है, ए है इट इज़ रेज्ड ऑन स्पेशल केमिकल्स, बी है इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, सी है इट इज़ ग्रोन विदाउट द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, डी एन एन ऑफ द अबव। आप सब आंसर करो। वेरी गुड, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए, ठीक है।
यानी ऑर्गेनिक फूड जो है ये अच्छा रहता है ह्यूमंस के लिए, क्यों ये बताना आपको। वेरी गुड, समूह का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। सब करो आंसर, जो भी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इस का आंसर करो सब, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। इट इज़ ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। यानी जो भी ऑर्गेनिक फूड होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड जो होता है उसको मतलब वो बोया जाता है ना, विदाउट आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, यानी जो फर्टिलाइजर्स बने जाते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जो आती है उसके बगैर उसको मतलब ग्रो किया जाता है, ठीक है। और पेस्टिसाइड्स जो है ना, आ, तो उसके बगैर ही उसको मतलब ग्रो किया जाता है, ठीक है, सॉइल के अंदर। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मोर एक्सपेंसिव नहीं आएगा, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव नहीं होता है, या स्पेशल केमिकल्स में नहीं होते, तो हम बोलेंगे कि नहीं ये नेचुरल रिसोर्स से बना हुआ होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको देखो और आंसर करो। Weeds compete with crops for resources. Farmers can get rid of weeds by using, यानी वीड्स जो होते हैं और ये भी ग्रो होते हैं विद द क्रॉप्स, जो क्रॉप्स बोए जाते हैं, प्रोडक्टिव क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल पैडी है, मेज है ना, वीट है, यानी बहुत सारे प्रोडक्टिव क्रॉप्स है, उनके साथ वीड्स भी मतलब बोते हैं। तो फार्मर्स को ये वीड्स जो मतलब आते हैं इसके साथ वो भी ग्रो करते हैं, तो वीड्स से निजात कैसे पा जाएंगे, ठीक है। ये जो फार्मर्स है मतलब वीड्स को कैसे दूर करेंगे वो अपने फील्ड्स में। सो ए है इंसेक्टिसाइड्स, बी है फंजिसाइड्स, सी है हर्बिसाइड्स, डी है रोडेंटिसाइड्स। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। सो अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ। वीड्स जो होते हैं वाइल्ड प्लांट्स जो ग्रो करते हैं विद क्रॉप्स, यानी जो क्रॉप्स होते हैं उनके साथ साथ वीड्स भी, यानी वाइल्ड प्लांट्स, ठीक है, तो वो ग्रो करते हैं उसके साथ फील्ड में, गार्डन में। तो उसको दूर कैसे कर सकते हैं, एक फार्मर उसको कैसे दूर कर सकता है, वो इंसेक्टिसाइड यूज़ करेगा, ठीक है, या फंजिसाइड यूज़ करेगा, हर्बिसाइड या रोडेंटिसाइड। सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, सीपाट। सीपाट क्या है, हर्बिसाइड, यानी वो हर्बिसाइड यूज़ करेगा। हर्बिसाइड से मतलब जो वीड्स है, तो ये छोटे से प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जब ये यूज़ करेगा हर्बिसाइड तो उससे क्या होगा कि वीड्स जो है वो क्रॉप्स के साथ मतलब जो चढ़ते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे उससे। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखो और आंसर करो। इंडिया एक्सप्लोडेड हर फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस एट, यानी इंडिया ने पहली बार अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस जो एक्सप्लोड किया था, ठीक है, उसका एक्सप्लोजन किया गया था कहाँ पे, किस जगह। ए कोटा, बी रांची, सी जयपुर, डी पोखरन। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, यानी आपको बताना है इंडिया ने पहली बार यानी न्यूक्लियर डिवाइस का धमाका कहाँ पे किया है, ठीक है। हाँ, मगर अंडरग्राउंड आपको बताना, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस, अंडरग्राउंड में उसने कहाँ पे पहला मतलब एक्सप्लोजन किया है, ठीक है, ये बताना है आपको। प्लेस का नाम बताना है, ठीक है। ए है कोटा, बी है रांची, सी है जयपुर, डी है पोखरन। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? पोखरण, यानी इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर डिवाइस का धमाका किया है, अंडरग्राउंड में धमाका किया है, एक्सप्लोजन किया है उसका। तो वो किस जगह किया है? वो पोखरण में किया है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। को इसको आप याद रखना, इसको भूलना नहीं, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। Which of the following pairs of health problem and it is causing pollutant is not correctly matched? यानी यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके साथ जो जिस पोल्यूटेंट से वो हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। हाँ, ए है नर्वस सिस्टम, एल्ड्रिन। बी है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पेस्टिसाइड्स। सी है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। डी है स्किन कैंसर, पैन। ठीक है, सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, यानी आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट कौन नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ज़्यादा टाइम हो गया है। सो ये आपके इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? स्किन कैंसर, पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, नाइट्राइट भी कहते हैं। सो इससे नहीं होता है, स्किन कैंसर होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, है ना। सो आप इसको ध्यान में रखना, स्किन कैंसर कैसे होता है? यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ठीक है। और ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट से नहीं होता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे, इसको देखो आंसर करो। The Indian government has established around 18 biosphere reserves in India, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में बनाए हैं, कंस्ट्रक्ट किए हैं। 10 ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। 18 में से 10 जो है वो पार्ट हिस्सा किसके? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, बेस्ड ऑन द यूनेस्कोज मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट। तो इधर में रखना MAB, मैन एंड द बायोस्फीयर। सो ये यूनेस्को की वजह से, ठीक है, ये 10 आ गए हैं इसकी वजह से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एडेड इन 2016? अब आपको बताना है 2016 में किसको ऐड किया गया है, ठीक है। हाँ, किस बायोस्फीयर को ऐड किया गया है वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व्स में, ठीक है, जो यूनेस्को उसको करता है, ठीक है। किस प्रोग्राम के अंडर? मैन एंड द बायोस्फीयर के अंडर। ओके, इस प्रोग्राम के अंडर वो ज्वाइन करता है इसको, ठीक है। फिर इस ग्रुप में लाता है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स। ओके, सो 2016 में किसको चुना गया है और वो इसके अंडर आ गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स? ए है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। बी है सिशाचलम हिल्स। सी है अचनकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। डी है ग्रेट निकोबार। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट, अगस्थियामाला बायोस्फीयर रिजर्व। जो अगस्थियामाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है, तो इसको 2016 में ऐड किया गया है किसके साथ? जो जुड़ गया है वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व, यानी 18 में से 10 जो है वो किसके पार्ट है? इसके, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड नेटवर्क का टोटल कितने हैं इंडिया में? वो है टोटल 18, ये ध्यान में रखना। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं इंडिया में? वो है 18, और कितने इसके साथ जुड़ गए हैं वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व्स में? वो है 10। ओके, ये ध्यान में रखना। 2016 में ये जुड़ गया है, ठीक है, अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट आल्टीट्यूड इन द कंट्री? यानी कौन सा ऐसे नेशनल पार्क है जो हाईएस्ट आल्टीट्यूड पे सिचुएटेड है, वाक़ा है, ठीक है। ए है कॉर्बेट नेशनल पार्क। बी है हेमिस नेशनल पार्क। सी है
साइलेंट वैली नेशनल पार्क, डी है दाक्षिकम नेशनल पार्क। यानी आपको बताना हाईएस्ट आल्टीट्यूड में कौन सी यहाँ पे पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क जो है वो किस कौन से हाईएस्ट आल्टीट्यूड में जो है, ठीक है, वो बताना है आपको। इंडिया कंट्री में आपको बताना है कौन सी इनमें से हाईएस्ट आल्टीट्यूड पे है, ये नेशनल पार्क्स है, ओके, इंडिया के। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको बताना है कौन सी नेशनल पार्क ऐसी है जो सिचुएटेड है, वाक़ा है कहाँ पे, हाईएस्ट आल्टीट्यूड इंडिया कंट्री में, एट हाईएस्ट आल्टीट्यूड इंडिया कंट्री, ओके। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, हेमिस नेशनल पार्क जो है ये सबसे ज़्यादा टॉप पे है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हाइट है इसकी, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी, हेमिस नेशनल पार्क की। सो इंडिया कंट्री में ये हाईएस्ट मानी जाती है, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, इसको आप नोट डाउन करना अच्छे से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ अ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी है आर्टिक रीजन, सी है सब ट्रॉपिकल रीजन, डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना है इनमें से कौन सा रीजन ऐसा है जिसमें ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बहुत अच्छा आंसर करो सब। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, यानी ये जो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इनमें से है, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, ओके। सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन विच ईयर इंडिया अनाउंस्ड ए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जो ये है ना, मतलब नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो ये प्रोग्राम है, तो इसको कब अनाउंस किया गया है इंडिया द्वारा, ओके। ए है 2008, बी है 2005, सी है 2003, डी है 1998। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। आपको बताना है इंडिया ने कब अनाउंस किया है, किस ईयर में अनाउंस किया है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट 2008 में, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसको अनाउंस किया गया 2008 में, ये ध्यान में रखना आप, ओके। इसको दोबारा गलत नहीं करना, जिनका गलत हो गया कोई बात नहीं, ये सीखने का टाइम है, बट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पढ़ना है, रिविजन करना है, ठीक है, जितना आपने इसके लिए पढ़ लिया है वो रिविजन कर लो, दोबारा पढ़ लो आप, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन 9 पे, इसको देखो और आंसर करो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर पोल्यूशन। आपको बताना है यहाँ पे कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कौन सा है वाटर पोल्यूशन का, यानी किससे ज़्यादा वाटर पोल्यूशन होता है, किस ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। यानी हाँ, इनमें आपको बताना है कॉमन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म कौन है वाटर पोल्यूशन का, ये बताना है। सब आंसर करो, वेरी गुड। ए है कोरल रीफ्स, बी है प्लाज्मोडियम, सी है एस्चेरिचिया कोली, डी है नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, एस्चेरिचिया कोली। एस्चेरिचिया कोली जो है ये वो इंडिकेटर है जो जिससे हमें पता चलता है कि वाटर पोल्यूट हो रहा है, ठीक है। हाँ, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ओके, ये आप ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन 10 पे इसको देखो और आंसर करो। थोड़ा सोच समझ के आंसर करो, आपके पास 1 मिनट ज़्यादा ही होता है, ठीक है। आप सोच समझ के आंसर करो। द कोरियोलिस इफेक्ट रिजल्ट फ्रॉम, कोरियोलिस इफेक्ट कैसे होता है, ठीक है। कोरियोलिस इफेक्ट कैसे होता है, अगर मैं बताऊंगा तो आंसर उसी के साथ आ जाएगा, तो इसीलिए आप इसको समझो पहले और आंसर कर लो। ए है क्या, अर्थ रोटेशन से होता है। बी है द प्रिवेलिंग विंड्स, सी है हीटिंग ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर एंड कूलिंग नियर द पोल्स, डी है ओशन करंट्स। सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, अर्थ रोटेशन, यानी कोरियोलिस इफेक्ट जो है ये होता है अर्थ रोटेशन की वजह से। देखते हैं इसके बारे में। जो अर्थ की रोटेशन होती है, चाहे वेदर की बात करेंगे हम, चाहे ओशन करंट्स की बात करेंगे, तो उससे क्या होता है, कोरियोलिस इफेक्ट होता है, ठीक है। सो कोरियोलिस इफेक्ट इट मेक स्टॉर्म्स, ठीक है। इनको स्टॉर्म्स को बनाता है क्लॉकवाइज बनाता है या एंटी क्लॉकवाइज बनाता है, ठीक है। क्लॉकवाइज कहाँ से बनाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज बनाता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज बना देता है, ओके। सो इनकी जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो डायरेक्शन मतलब रोटेशन में मापी जाती है, उनकी इसकी रोटेशन कैसी है, ठीक है। सो कोरियोलिस फोर्स जो है इट इज़ आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सिस, यानी ये बाहर ही निकलता है, ठीक है, बाहरी किनारों की तरफ होती है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर की बात करेंगे इसके एग्जांपल की, तो अगर अर्थ में रोटेशन हो जाएगी, ठीक है, तो ये मतलब रोटेशन कैसे, ये इक्वेटर से शुरू होगी, ठीक है, ये निकल जाएगी ईस्ट की तरफ, ठीक है, और ऐसे हर एक मतलब हर एक कोने में पहुंच जाएगी ये रोटेशन, ओके। सो इट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इट वुड मूव अपवर्ड एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द सरफेस। तो ये जो रोटेशन होती है ऐसे ऐसे होती है, यानी अपवर्ड अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड अपवर्ड जा रही है, ठीक है, ऊपर ऊपर जा रही है। मतलब रोटेशन जो अर्थ की है ये ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर जाती है, ठीक है। हाँ, यानी अपवर्ड रोटेशन होती है। सो कोरियोलिस फोर्स जो है इसको बोलते हैं कोरियोलिस इफेक्ट भी, ये ध्यान में रखना। सो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको दिया है गुस्तो गैस्पार्ड कोरियोलिस ने 1835 में इसको दिया गया है, ठीक है। 19th सेंचुरी में दिया गया है, ये ध्यान में रखना। नाम ये तो फ्रेंच इंजीनियर मैथमेटिशियन था ये, ठीक है। ये फ्रेंच इंजीनियर मैथमेटिशियन था जिसका नाम था गुस्तावी गैस्पार्ड कोरियोलिस, ठीक है, गुस्तावी गैस्पार्ड कोरियोलिस। तो इसी के नाम पे इसको कोरियोलिस इफेक्ट पड़ा, ठीक है, या कोरियोलिस फोर्स भी कहते हैं इसको। सो आई होप यू गॉट इट, इसको आप नोट डाउन करना अच्छे से, ठीक है। सो चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको देखो और आंसर करो। The process of conversion of solid waste into organic fertilizers by making use of microorganisms such as bacteria and fungi is called। एक प्रोसेस जो होती है, ठीक है, जिसमें सॉलिड वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में।
तो उसमें यूज़ किए जाए डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाए, जैसे बैक्टीरिया या फंजा आते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जैसे सॉलिड वेस्ट को कन्वर्ट किया जाए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए है डिस्पोजल, बी है रिमेडिएशन, सी है कंपोस्टिंग, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। सबों का आंसर आना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करो, ठीक है? आंसर देके अगर शेयर भी करोगे तो उसके बाद आप आंसर करो दोबारा, ठीक है? यस, सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं क्वेश्चन ये इसके आंसर पे। तो सी पार्ट इसका आंसर आएगा कंपोस्टिंग। यानी जब सॉलिड वेस्ट को चेंज किया जाता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में, तो यूज़ किए जाते डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया और फंजे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। ओके, सो गाइस जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो सब लाइक करो, थोड़ा सा रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं ना। सो आप लाइक करो, तब तक सब लाइक करो, ठीक है? जो भी क्लास को देख रहे हैं वो लाइक करो। वेरी गुड, सबों की लाइक्स आनी चाहिए, बहुत अच्छा। सो थैंक यू जिन्होंने लाइक किया है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके क्वेश्चन 12, इसको देखो, आंसर करो। In which of the following cities the phenomenon of classical smog was observed for the first time? यानी आपको बताना है इनमें से कौन सी सिटी ऐसी है जिसमें पहली बार देखा गया है स्मॉग को, ठीक है? क्लासिकल स्मॉग जो है, यानी ये प्रोसेस जो है स्मॉग की प्रोसेस, तो किस में पहली बार ऑब्जर्व किया गया है, किस सिटी में? ए है जापान, बी है न्यूयॉर्क, सी है लंदन, डी है लॉस एंजलिस। यानी इनमें से आपको बताना है किस में सबसे पहले ये प्रोसेस को देखा गया है, ठीक है? किसको? क्लासिकल स्मॉग जो होता है, स्मॉग जो होता है ना एटमॉस्फेयर में, तो वो कहाँ पहले पाई गई, ठीक है? ऑब्जर्व कहाँ, मतलब कहाँ पहले देखी गई है? सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, ए पर क्या? जापान में। सो जापान जो वो सिटी है, ठीक है, तो जहाँ पे पहली बार क्लासिकल स्मोक देखा गया है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको देखो, आंसर करो। IUCN स्टैंड फॉर, IUCN का मतलब क्या है, ठीक है? IUCN जो है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बी इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सी इंटीग्रेटेड यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, डी नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो, वेरी गुड। आपको बताना IUCN की फुल फॉर्म क्या है? IUCN। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट, ए पार्ट क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है? ये इसका मतलब IUCN की फुल फॉर्म ये है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते हैं क्वेश्चन 14 पे, इसको देखो और आंसर करो। द तहरी डैम इज लोकेटेड इन, तहरी डैम कहाँ पे है? ए है गुजरात, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है उत्तर प्रदेश। आपको बताना है तहरी डैम कहाँ पे है। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए।
सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ताहरी डैम सी उत्तराखंड में है, ठीक है। ताहरी डैम लोकेटेड है कहाँ पे, उत्तराखंड में। सो ये ध्यान में रखना आप। सो चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसको देखो आंसर करो। मोवाना लोई इन हवाई यूएसए इज फेमस फॉर, यानी मोवाना लोई इन हवाई जो है ये यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो ये किसके लिए फेमस है, वहाँ पे मखसूस क्या है, पर्टिकुलर क्या है वहाँ पे। ए है बॉटनिकल गार्डन के लिए क्या है, बी है मॉनिटरिंग सी लेवल राइज सिंस 1950, सी है बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ मैमल्स फॉसिल्स, डी है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल सिंस 1957। आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। मोवाना लोआ इन हवाई जो अमेरिका में है, ठीक है, ये किसके लिए फेमस है, मशहूर किसके लिए है, ये बताना आपको। सब आंसर करो, वेरी गुड। मोवाना लोआ जो है ये हवाई में है, तो ये किसके लिए मखसूस है, पर्टिकुलर किसके लिए है, ये बताना आपको। सब बताओ, वेरी गुड, ऐसे आंसर करो सब, बहुत अच्छा। देखो डरो मत आप, क्वेश्चन कैसा भी है बट सामना करो, ठीक है। सो देख मतलब इससे हम सीख जाते हैं कि करना क्या है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल सिंस 1957। तो ये जो फेमस है ये किसके लिए है, तो ये मॉनिटर करती है मोना लोआ, ये मॉनिटर करती है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को, ठीक है। इसमें मतलब एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया है 1957 से ये काम चल रहा है, ठीक है। किसके द्वारा, मौना लोआ इन हवाई यूएसए। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो बी रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन विच सिटी वाज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट आल्सो टर्म्ड एज अर्थ समिट हेल्ड इन 1992, यानी किस सिटी में हुई है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट, या जिसको बोलते हैं अर्थ समिट जो है, अर्थ समिट किस सिटी में हुई है, तो 1992 में हुई है। तो किस सिटी में हुई है बताना आपको, चलो सब बताओ। यानी किस सिटी में हुई है अर्थ समिट, या जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ये किस सिटी में हुई है। ए है रियो डी जेनेरो, बी है कोयोटो, सी है स्टॉकहोम, डी है कोपेनहेगन। सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। किस सिटी में यूएन कॉन्फ्रेंस हुई है 1992 में, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। सब आंसर करो, वेरी गुड। क्या रियो डी जेनेरो में हुई है, क्या कोयोटो में हुई है, क्या स्टॉकहोम में हुई, क्या कोपेनहेगन में हुई है। चलो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट क्या है, रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो जो ये प्लेस है, इसको आप भूलो मत। देखो बहुत सबों ने गलत किया है, कोई कोयोटो लिख रहा है, कोई स्टॉकहोम लिख रहा है, ठीक है। सो आप इसको ध्यान में रखो। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये हुई कहाँ पे, रियो डी जेनेरो में 1992 में हुई। ओके, सो आई होप आप भूलोगे नहीं इसको। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको देखो और आंसर करो। हाउ मनी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स आर लोकेटेड इन इंडिया, कितने बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स कितने हैं इंडिया में, वो बताना आपको। सब बताओ, वेरी गुड। अगर आपने पढ़ा है तो आंसर करो, ठीक है। सब आंसर करो, वेरी गुड। अगर नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप गेस करो कि क्या आ सकता है। नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे नहीं कि अगर ये कल एग्जाम में आ सकता है ये ऐसे क्वेश्चन, तो आप बोलोगे हाँ उस वक्त मैंने गलत दिया है इसका आंसर। अब के बार ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। कितने बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में, ये बताना आपको। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट 4 है। टोटल बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स कितने इंडिया में? 4, डी पार्ट, ये ध्यान में रखना, ओके। थोड़ा सा देखते हैं। ऑफिशियली जो है 4 आउट ऑफ 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन इंडिया, यानी 4 है इंडिया के, टोटल है 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड में कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है? 36। कितने हैं? यस 36। तो ये ध्यान में रखना। अब 36 में इंडिया के कितने हैं? इंडिया के 4 हैं, 4, पहले 2 थे, उसके बाद 4 आ गए। तो वो कौन कौन से हैं? उसमें पहला तो द हिमालयाज, उसके बाद वेस्टर्न घाट्स, उसके बाद इंडो बर्मा रीजन और सुंदरलैंड। सो ये 4 जो है ये इंडिया के हैं। टू दीज में भी एडेड द सुंदरबैन, यानी नेक्स्ट में इन नियर फ्यूचर में और 2 जुड़ने वाले हैं इसके साथ इंडिया के ही, तो फिर 38 बन जाएंगे। तो वो अभी ऐड नहीं हुए हैं। तो सुंदरबैन्स है और टेराई द्वार सवाना ग्रासलैंड है, ठीक है। सो ये 2 है, ये जो है ये यूनिक फोलेज और एनिमल स्पीशीज़ के लिए हैं दोनों, ठीक है। सो ये ऐड होने वाले हैं, ठीक है। सो फिर ये ज़्यादा ही बन जाएंगे। अभी 4 है, अभी आप ध्यान में रखो 4 ही है, जब ये ऐड हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा, ओके। सो आई होप यू गॉट इट, ये ध्यान में रखना आप। 4 इंडिया के हैं, कौन कौन है? द हिमालयाज है, द वेस्टर्न घाट्स है, द इंडिया बर्मा रीजन है और द सुंदरलैंड है। ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन कौन हो सकता है, कौन कौन है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिए गए 5-6 दिए होंगे, तो आपको 4 चुनने, तो वो 4 ये है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपके सेकंड क्वेश्चन 18, इसको देखो और आंसर करो। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर, यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको बतानी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिसको ये भी गलत हो जाएगा उसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बी है यूनाइटेड नेशंस इंजीनियरिंग साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सी है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डी है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। आप सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, और तुरंत आंसर करो। बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो सब। यूनेस्को की आपकी फुल फॉर्म बतानी है। देखो ये ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको गलत हो गया तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। यस, यानी जो कॉमन फुल फॉर्म्स है, कॉमन फुल फॉर्म्स उनको आप याद रखो, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं दोबारा बताऊंगा। यू स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड, ई एन स्टैंड्स फॉर नेशंस, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशनल, एस स्टैंड्स फॉर साइंटिफिक, सी स्टैंड्स फॉर कल्चरल, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबों को पता होना चाहिए, ठीक है। सो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट इट। सो दोबारा इसको गलत नहीं करना, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको देखो आंसर करो। MAB स्टैंड्स फॉर, MAB स्टैंड्स फॉर, ए है मैन एंड बायोम, बी है मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, सी है मैन एंड द बायोस्फीयर, डी है मैन एंड बायोसाइंसेज। हिंदी में भी दिया गया है, आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में नहीं आ गए, मेरा भी समझ में नहीं आ गए, इंग्लिश में भी समझ में नहीं आएगा,
तो हिंदी में दिया गया है तो आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो फिर आंसर करो। आपके पास 1 मिनट होता है, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। MAB स्टैंड्स फॉर, MAB का मतलब क्या है ये बताओ, ठीक है। अगर आपने पिछले कुछ क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा तो उसमें मैंने शायद मेंशन किया है, ठीक है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। मैब स्टैंड्स फॉर मैन एंड द बायोस्फीयर, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर। सो ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला है, वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है। सो MAB का मतलब क्या है, मैन एंड द बायोस्फीयर, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो थोड़ा सा देखते हैं मैब क्या होता है, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। सो जिसको ये इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम है यूनेस्को का, ठीक है। ये कब स्टार्ट किया गया, 1971 में स्टार्ट किया गया, ये ध्यान में रखना। सो इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस कब किया है, 1996। यूनेस्को का प्रोग्राम है। सो इंडिया ने कब अपनी कंट्री में इसको लागू किया है, 1996 में। सो मैप जो है ये फोकस करता है ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, बायोडाइवर्सिटी पे और कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज पे ये फोकस करता है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको देखो और आंसर करो। 25 क्वेश्चन टोटल है, कोई कहीं नहीं जाएगा, 25 है टोटल, ठीक है। द स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज असाइनेड बाय द, यानी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं उसको कौन असाइन करता है, ठीक है। हाँ, उसको कौन डिजिग्नेट करता है, कौन उसको ऑब्जर्व करता है, फिर उसको बताता है कि ये क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ए है यूनाइटेड नेशन UN, बी है UNESC, सी है वर्ल्ड बैंक, डी है UNHRC। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे है यूनेस्को, ठीक है, UNESCO, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहले आप आंसर करो सब, उसके बाद इसको ठीक करते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट यूनेस्को, ठीक है। सो इसको आप लिख लेना, मान के चलना ये यूनेस्को है, ठीक है, UNESCO, ठीक है, यूनेस्को। ये थोड़ा सा ये है, इसको ओ भूल गए हम लिखना, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखना, इसको करेक्ट करना आप। सो यानी वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट से, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल है ना, तो ये मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इनको एज एन, मतलब ये कौन बताता है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये बोलता है यूनेस्को, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं कुछ थोड़ा सा देखते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर डिजाइनेड बाय यूनेस्को फॉर हैविंग कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और अदर फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी जिनकी अलग अलग सिग्निफिकेंस होती है, जैसे कल्चरल सिग्निफिकेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। So the sites are judged to contain cultural and natural heritage around the world, considered to be outstanding value to humanity. So depository इसकी क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको साइन किया गया पहली बार 16 नवंबर 1972 में। कब किया गया पहली बार साइन, 16 नवंबर 1972, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसको देखो आंसर करो, सब आंसर करो, वेरी गुड। वाइल्ड वाटर बेफेलो और एशियन बेफेलो और इंडियन बेफेलो इज मोस्टली फाउंड इन, यानी ये वाइल्ड बेफेलो कहाँ पे पाया जाता है, जिसको वाइल्ड वाटर बेफेलो भी कहते हैं, एशियन बेफेलो भी कहते हैं, इंडियन बेफेलो भी कहते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है ना। वाइल्ड वाटर बेफेलो या एशियन बेफेलो जिसको कहते हैं, या इंडियन बेफेलो जिसको कहते हैं,
इंडियन वाइल्ड बैफलो जिसको कहते हैं, तो वो कहाँ पाया जाता है? तो देखते हैं, थोड़ा सा सब आंसर करो। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यार आपके स्क्रीन पे इसका आंसर ए पार्ट ईस्टर्न हिमालयाज में पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ईस्टर्न हिमालयाज, ये ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन 22 पे, इसको देखो और आंसर करो। द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ बायोडिग्रेडेबल अर्बन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज, आपको बताना है यहाँ पे कि वो कौन सी टेक्निक है जो मोस्ट एफिशिएंट मेथड माना जाता है, किसके रिलेटेड? सॉलिड वेस्ट के रिलेटेड। ठीक है, हाँ आपको बताना है मोस्ट एफिशिएंट मेथड बायोडिग्रेडेबल जो है शहरी इलाकों में कौन सी टेक्निक ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट माने जाते हैं, मोस्ट इफेक्टिव कौन सी मानी जाती है। ओके, ए है लैंड फिल्स, बी है पेलेटाइजेशन, सी है गैसिफिकेशन, डी है कंपोस्टिंग। सब आंसर करो, वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट कंपोस्टिंग कहते हैं उसको, यानी जो अर्बन एरियाज में सॉलिड वेस्ट को देखा जाता है ना, उसको मैनेज किया जाता है थ्रू ए गुड मेथड, एक एफिशिएंट मेथड या इफेक्टिव मेथड जिसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, इसको देखो आंसर करो। पोल्यूटेंट्स द सॉइल कैन बी ब्रोकन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड, जो पोल्यूटेंट्स ब्रोक किए जाते हैं सॉइल में, ठीक है, थ्रू एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किए जाते हैं, उनको ब्रेक डाउन, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए प्रोबायोटिक्स, बी बायो रिमीडिएशन, सी है बायो ऑगमेंटेशन, डी है नन ऑफ द अबव। सब आंसर करो। यानी जो पोल्यूटेंट सॉइल में होते हैं उनको ब्रेक डाउन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, तो वो कौन सी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो सब। वेरी गुड, सबों का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? बायो रिमीडिएशन। क्या कहते हैं उसको? बायो रिमीडिएशन, ये ध्यान में रखना। जो पोल्यूटेंट ब्रेक किए जाते हैं सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, तो उसको कहते हैं बायो रिमीडिएशन, उस प्रोसेस को। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे, इसको देखो आंसर करो। द ग्रेट इंडियन राइनो हैज इट्स नेचुरल होम इन, यानी ग्रेट इंडियन राइनो जो है ये कहाँ पाया जाता है? ए काजीरंगा नेशनल पार्क, बी है कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी है सुंदरबैंस, डी है कन्हा नेशनल पार्क। सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी ग्रेट इंडियन राइनो जो है ये कहाँ पाया जाता है, इसका होम टाउन कौन सा है? ठीक है, यानी किस स्टेट या किस पार्क में पाया जाता है ये ग्रेट इंडियन राइनो? ठीक है, ये बताओ। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, खत्म होने वाली ज़ात है, इसलिए इसको नेशनल पार्क में रखा गया है। किस नेशनल पार्क में रखा गया है वो बताओ, और किस स्टेट में? ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है किस पार्क में, फिर वो हम बताएंगे खुद ही, तो वो किस स्टेट में आता है या किस सिटी में आते हैं। ओके, तो सब आंसर करो, वेरी गुड। थोड़ा सा रुकते हैं। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन में इसका आंसर, ए पार्ट काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क में रखा जाता है किसको? ग्रेट इंडियन राइनो को। ठीक है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क इसके लिए है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। यानी अगर बोलेंगे कोई ग्रेट इंडियन राइनो कहाँ पे पाया जाता है, आप बोलना काजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे, आज के लास्ट टाइम MCQ पे। सो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। कि रामसर कन्वेंशन में किसको तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, किसको कंजर्व किया जाता है? ए है टाइगर, बी है एलिफेंट, सी है क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी, डी है वेटलैंड्स।
ठीक है, सब आंसर करो, वेरी गुड। यानी रामसर कन्वेंशन जो है इसमें किसको कंजर्व किया जाता है? ए है टाइगर, बी है एलिफेंट, सी है क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी, डी है वेटलैंड। सब आंसर करो, वेरी गुड। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बार बार पढ़ाया जाता है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत नहीं होना है, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट वेटलैंड्स, यानी रामसर कन्वेंशन जो है इसमें कंजर्व किया जाता है वेटलैंड, यानी रामसर कन्वेंशन बना ही है वेटलैंड्स के लिए। ओके, सो ये ध्यान में रखना, आप इसको गलत नहीं करना, जिसने गलत किया है कोई बात नहीं, ये सीखने का टाइम है। सो गाइस ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन, ठीक है, फॉर पेपर 1। सो जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करके जाओ, ठीक है। सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करेंगे? आप इस वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आप फीडबैक दे दो, कैसा आपका फीडबैक, ये कैसा आपको लगा ये एमसीक्यू सीरीज़, ठीक है, आप फीडबैक दे दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो 2 PM का जो ये क्लास रहता है इसको आप मिस मत कीजिए, अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया, ठीक है। तो इसलिए आप खोने से बेहतर है कि इसको अटेंड कर लो। ओके, यस। सो अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, उसको हम अटेंड कर लेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की सीरीज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करके रखो, ठीक है, जिन्होंने अभी तक देखा नहीं है आप। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।